दोबारा ज़िंदगी शुरू करना। दोस्तों, ये इस पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का पार्ट 3 है और हम लोग इस पार्ट को शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और फेसबुक पे भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा सपोर्ट हो सके और आप लोगों का मैं ज़्यादा समय तक किसी प्रकार सेवा करता रहूं। तो आप भी अपना सहयोग और समर्पण बनाए रहिए। तो चलिए देखते हैं। अपने पहाड़ी केबिन में अकेले बैठने पर मुझे अपने जीवन के बारे में सोचने का समय मिला। दोस्तों, ये बात बोल रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी और वो बोल रहे हैं कि मैंने जवानी में किए मूर्खतापूर्ण कामों के बारे में सोचा। मैंने उन विकल्पों के बारे में भी सोचा जो मैंने चुने थे। हालांकि हर चुनाव बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता था, लेकिन हर चुनाव ने मेरे जीवन को आकार दिया था और मुझे वह बनाया था जो मैं था। मेरे पास अपने हाई स्कूल के दिनों और उन दोस्तों को याद करने का समय था जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था। वे दोस्त जिन्हें मैं आजकल बहुत कम देख पाता था। मैंने कॉलेज के ज़माने में दोस्तों को याद किया और सोचा कि वे जाने क्या कर रहे होंगे। एकांत में समय गुजारने के कारण मुझे यह सोचने का मौका मिला कि मेरी जवानी के दोस्तों ने मुझे किस तरह प्रभावित किया और मुझे वह बनाया जो मैं बन गया था। केबिन में बैठे बैठे ऐसे कई पल आए जब मेरी इच्छा हुई कि काश मैं बीते समय में लौट पाता और अपने बचपन के दोस्तों के साथ दोबारा रह पाता। मैं बस हंसना और दोबारा बच्चा बनना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास बस अनमोल यादें थी। मैंने सोचा काश मैंने ज़्यादा तस्वीरें खींची होती, ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी होती, ज़्यादा संपर्क में रहा होता, लेकिन हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे और अलग अलग रास्तों पर चले गए थे। पहाड़ पर सुलगती अंगीठी के सामने बैठकर अपनी जवानी की यादों का आनंद लेना थिएटर में फिल्म देखने से बेहतर था। इस तन्हाई में मुझे अपने अतीत की यादों की तस्वीर दोबारा देखने को मिला। दिलचस्प बात यह थी कि बुरे समय में उतने बुरे नहीं दिख रहे थे। क्या कह रहे हैं कि बुरे समय भी उतने बुरे नहीं दिख रहे थे। मैं अपनी जिंदगी को महत्व, जो अपनी जिंदगी है उसका महत्व समझने लगा। मैं अपने जीवन में आने वाले लोगों का अच्छे और बुरे का महत्व समझने लगा। हालांकि मेरी ज़िंदगी में कई बार भारी उथल पुथल हुई थी, लेकिन मैं अपनी अनूठी ज़िंदगी का महत्व अच्छे से समझना स्टार्ट कर दिया था। उन शांत पलों में मुझे एहसास हुआ कि हम सभी में अच्छा और बुरा बनने की क्षमता होती है। हम सभी में महान बनने की क्षमता होती है, लेकिन महानता में मेरे बचपन या जवानी का हिस्सा नहीं थी। मैं बचपन में प्रतिभाशाली नहीं था, संगीत में निपुण नहीं था, जबरदस्त खिलाड़ी नहीं था, भीड़ का हिस्सा नहीं था, नहीं मुझे पार्टियों में बुलाया जाता था। अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी औसत थी, लेकिन पहाड़ पर बैठने की वजह से मेरी औसत जिंदगी भी मेरे लिए बहुत खास बन गई। मेरे पास अपने परिवार, पुराने दोस्तों, साथी खिलाड़ियों, पुरानी गर्लफ्रेंड्स, पुराने बिजनेस पार्टनर्स के बारे में सोचने की फुर्सत थी। मैं उन तमाम विकल्पों के बारे में सोचा था जो मैंने चुने थे और यह भी सोचा कि अगर मैंने दूसरे विकल्प चुने होते तो क्या होता। अगर मैंने कॉलेज की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली होती, सेटल हो गया होता और बच्चे पैदा कर लिए होते जैसा वो चाहती थी, तो क्या होता। मेरी ज़िंदगी का क्या हाल होता अगर मैंने पायलट न बनने और वियतनाम में उड़ान न भरने का फैसला किया होता। अगर मैं युद्ध से उसी तरह बचता जिस तरह मेरे ज़्यादातर दोस्त बचे थे, तो क्या होता। अगर मैंने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट बिजनेस शुरू करने के बजाय मास्टर्स डिग्री पूरी करने का फैसला किया होता।
तो क्या होता अगर तीसरे बिजनेस के सफल होने से पहले मेरे 2 बिजनेस असफल नहीं होते? तो क्या होता अगर मैं किम से नहीं मिला होता और उससे शादी नहीं की होती? तो क्या होता अगर बुरे समय में किम ने मेरे साथ नहीं दिया होता? तो क्या होता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने जिंदगी में मिली सफलताओं और असफलताओं से क्या सीखा था, जिसकी वजह से मैं वह बन गया जो मैं था। यह सच है कि आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने अतीत के बारे में अपनी राय बदल सकते हैं। पहाड़ों पर यह सब सोचने से पहले मेरा अतीत एक झोंके जैसा दिखाई पड़ता था। यह लोगों और घटनाओं की बस एक श्रृंखला लगती थी जो जिंदगी के आपाधापी में झोंके की तरह मेरे पास से गुजर गई। पहाड़ के एकांत में मुझे ठहर कर अपनी जिंदगी को देखने का मौका मिला। मैंने अतीत में ऐसे बहुत से काम किए थे जिन पर मुझे गर्व नहीं था और मैं उन्हें दोबारा नहीं करना चाहता था। ऐसी गलतियां की थी जो काश मैंने नहीं की होती। ऐसे झूठ बोले थे जो काश मैं नहीं बोले होते। कई प्यारे दोस्त और प्रियजन थे जिन्हें मैंने रास्ते में ठेस पहुंचाई थी। कई लोग थे जिनसे मैं काफ़ी प्यार करता था, लेकिन किसी मूर्खतापूर्ण मुद्दे पर झगड़ा होने के कारण हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। साल भर की इस छुट्टी के दौरान मुझे पता लगा कि वे घटनाएं मेरी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण थी। पहाड़ों की शांति में अकेले बैठकर मैं अपने अतीत के दोस्तों, परिवार और खुद के साथ दोबारा जुड़ा उन सभी को धन्यवाद दिया कि वह मेरे जीवन का हिस्सा था। पहाड़ों पर अकेले बैठने के कारण मुझे अपने अतीत को धन्यवाद देने और भविष्य की तैयारी करने का समय मिला। अपना बिजनेस बेचने और रिटायर होने के 18 महीने बाद मैं आखिरकार दक्षिणी एरिज़ोना के पर्वतों से लौटा। पहाड़ से लौटते समय मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं बस इतना जानता था कि मैं अलग तरह से काम करूंगा। मेरे एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर में रिच डैड पुअर डैड का पहला ड्राफ्ट था। मेरे ब्रीफकेस में मेरे गेम कैश फ्लो 101 का रफ स्केच था। मेरी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू हो रही थी। इस बार यह मेरी अपनी जिंदगी थी। अब मैं ज़्यादा बड़ा, समझदार, स्मार्ट, कम लापरवाह और ज़्यादा विश्वसनीय हो गया था। जब मैं पहाड़ी से लौटकर धरती पर आया तो मेरी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू हो गई। अब यह जिंदगी मेरे माता पिता, टीचर्स या दोस्तों की इच्छाओं पर और सपनों के हिसाब से नहीं चल रही थी, या किसी बच्चे के सपने के हिसाब से भी नहीं। मेरी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू हो गई थी और इस बार यह मेरी अपनी जिंदगी थी जिसे मैं अपनी शर्तों पर जीने वाला था। और यही वह प्रमुख कारण है जिस वजह से मैं सलाह देता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी यानी कम से कम उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। इससे आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। आज जब मैं लोगों से 1 साल की छुट्टी मनाने के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं रिटायर होना और ज़िंदगी खत्म होने के बीच 1 साल की छुट्टी मनाने में सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे इसने दोबारा ज़िंदगी शुरू करने का मौका दिया। एक सुझाव, चाहे आप जल्दी रिटायर हो सकते हो या नहीं, मेरा सुझाव है कि आप हर महीने कम से कम 1 घंटे का समय निकाल कर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का समय निकालने पर मैंने पाया कि मैं जिसे महत्वपूर्ण मानता था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। मैं जहां था वह महत्वपूर्ण था, जहां मैं जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं था। इस पल आपके सामने जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है। उसके साथ इस पल रहने का आनंद लें। समय कीमती है, इसे बर्बाद न करें, इसका महत्व समझें। कई बार व्यस्त रहने के बजाय एक पल रुकना ज़्यादा मुश्किल होता है। जल्दी रिटायर होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जिंदगी का महत्व समझ में आ गया। भले ही यह आपाधापी, तनाव और समस्याओं से भरी हो, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तब मुझे पता लगा कि काम कितना जरूरी है। जब काम नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आज मैं जिंदगी की भाग दौड़ का महत्व समझ गया हूं
क्योंकि मैं जानता हूँ कि निठल्ले बैठे रहना कैसा होता है। तो आप इस वक्त जिस भी हालात में हो उसके महत्व को समझने के लिए एक पल निकालें, क्योंकि कल यह सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। कैश फ्लो टेक्नोलॉजी इंक के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन मैरी पीटर की चिट्ठी। अपने करियर के दौरान मैंने पेंसिल्वेनिया स्टेट रिटायरमेंट सिस्टम की डिसेबिलिटी और डेथ बेनिफिट्स डिवीजन में काम करती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 19-20 साल की उम्र में मैं रिटायर्ड लोगों के वारिसों के लिए मृत्यु लाभों की प्रोसेसिंग करती थी। मृत्यु प्रमाण पत्र देखते समय मैं इस बात पर हैरान होती थी कि कितने सारे लोग रिटायर होने के चंद महीनों के भीतर हैं बीमारी से मर जाते हैं, और कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। जब मैं अपनी साथी कर्मचारियों से इस बारे में पूछा कि लोग रिटायर होने के बाद इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं, या जिंदगी भर काम करने के बाद आराम करने की मंजिल पर पहुंचने के बाद आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, तो दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोगों के लिए काम ही जिंदगी है। उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के भरोसे रहते थे, तब जाकर उन्हें पता चलता था कि उन्हें तो सिर्फ गुजारे लायक पेंशन ही मिलती है। वे अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर थे जब उनके पास दुनिया का सबसे सारा समय था, जब वे जो चाहे वह कर सकते थे, लेकिन उन कामों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ना समझी में मैंने सोचा कि यह मेरे साथ नहीं होगा। फिर मैं भी उसी रास्ते पर चलने लगा जिस रास्ते पर इसमें से कई लोग सफ़र शुरू कर चुके थे। 19 साल तक बहुत से प्रमोशन और करियर की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे परिवार और मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। मेरे पति और मेरी दोनों की राय यह थी कि हमें अपने जीवन में गंभीर बदलाव करने की ज़रूरत है। हम एरिज़ोना गए, जहां हमने अपने विचारों को तरतीब से जमाने में कुछ समय लगाया और कुछ नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए। उसमें से एक इंटरव्यू कैश फ्लो टेक्नोलॉजी में था। मुझे रिच डैड पुअर डैड की एक प्रति दी गई। मैंने घर जाकर पूरी पुस्तक एक ही दिन में पढ़ डाली। हालांकि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे कैश फ्लो में नौकरी मिली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं समझ गई कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा हाल भी अंत में उन बदनसीबों जैसा न हो जिसकी दास्तान मैंने परसों पहले सुनी थी। तो दोस्तों, अध्याय 3 मैं जल्दी रिटायर क्यों हुआ शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमारे साथ आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सफ़र किए, तो मैं सोचता हूँ इस पुस्तक से आप लोगों को कुछ मोटिवेशन, कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी, और आप लोगों को आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन और आपके लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल को बढ़ाने में भी मदद किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किए होंगे तो, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान है और आप इस ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आप दूसरों को भी इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। आप जब तक किसी ज्ञान को अपने तक सीमित रखते हैं तो इसका मतलब आप उस ज्ञान से अभिभूत नहीं हुए हैं। तो इसको शेयर कीजिए, अपने अंतःकोश को खोलिए और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इसे शेयर करके वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, जिनको आपकी परवाह है, उनको और उनका सपोर्ट करना आपके लिए भी आपका ये जिम्मेदारी है, आपका ये सिद्धांत होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 मैं जल्दी रिटायर क्यों हुआ। 1999 के बसंत में मुझे लॉस एंजलिस में लगभग 250 बैंकर्स को संबोधित करना था। चूँकि मैं सुबह का पहला वक्ता था, इसलिए मैं एक रात पहले फिनिक्स से उड़ान भरकर वहीं पहुंच गया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने होटल के
कमरे में बैठकर सिर खुजाने लगा। मैं यह सोच रहा था कि इन बैंकर्स के सामने आखिर किस विषय पर बोलूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय साक्षरता और संपत्ति व दायित्व में फर्क के बारे में मेरा सामान्य भाषण इस समूह के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वे सामान्य बैंकर्स से ज़्यादा थे, यानी मॉर्गेज बैंकर थे। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें बुनियादी वित्तीय बातों का ज्ञान होगा, जिनके बारे में मैं अक्सर भाषण देता था। कम से कम मुझे उम्मीद तो यही थी। मेरा भाषण सुबह 9:30 बजे होना था, इस वक्त 8 बज रहे थे। मुझे कोई एंगल या विचार नहीं मिल रहा था जो इस समूह के लिए उचित हो। अपने होटल के कमरे में डेस्क पर बैठकर मैंने सुबह का अखबार देखा जो होटल वालों ने भिजवाया था। पहले पन्ने पर एक प्रफुल्लित पति पत्नी की तस्वीर थी जो अपनी गोल्फ कोर्ट में बैठे थे। तस्वीर के ऊपर यह शीर्षक था, हमने जल्दी रिटायर होने का फैसला किया। उस लेख में आगे बताया गया था कि इस दंपति के 401 के रिटायरमेंट प्लान ने पिछले 10 सालों से शेयर बाजार में उछाल में उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए। इसके चलते उन्होंने अपनी पूर्व योजना से 6 साल पहले ही रिटायर होने का फैसला कर लिया। रिटायर के वक्त पति की उम्र 59 साल की थी और पत्नी की 56 साल। पत्नी की 56 साल। लेख में उन्होंने कहा था, हमारे म्यूचुअल फंड्स में इतना ज़्यादा लाभ कमाया कि एक दिन हमें एहसास हुआ कि हम मिलेनियर बन गए थे। अगले 6 साल तक काम करने के बजाय हमने समेटने का फैसला किया। अपना मकान बेचा। इस रिटायरमेंट वाले गांव में एक छोटा घर खरीदा। मकान बेचने से मिले अतिरिक्त पैसों को अच्छे ब्याज वाली एफडी में डाल दिया। अपने खर्च घटा लिए और अब हम हर दिन गोल्फ खेलते थे। मुझे अपने व्याख्यान का विषय मिल गया था। पूरा लेख पढ़ने के बाद मैं नहाया और कपड़े पहनकर इंतजार कर रहे मॉर्गेज बैंकर्स के सामने पहुंच गया। ठीक 9:30 पर मेरा परिचय दिया गया और मुझे मंच पर पहुंचा दिया गया। अपनी बात शुरू करते हुए मैंने अखबार हवा में उठाकर अभी रिटायर हुए दंपति की तस्वीर की तरफ इशारा किया और शीर्षक दोहराया, हमने जल्दी रिटायर होने का फैसला किया। फिर मैंने पति पत्नी की उम्र भी बताई, 59 और 56 साल। इसके बाद मैंने उस लेख की कुछ लाइनें भी पढ़ी। अखबार नीचे रखकर मैंने कहा, मेरी पत्नी की और मैं भी जल्दी रिटायर हो गए थे। हम 1994 में रिटायर हुए थे। उस वक्त मेरी उम्र 47 साल थी और उसकी 37 साल। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा और उम्र के इस अंतर को उनके दिमाग के भीतर पहुंचने का मौका दिया। लगभग 10 सेकंड की खामोशी के बाद मैंने पूछा, तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कैसे हुआ कि इस आदमी से 12 साल पहले रिटायर हो गया और मेरी पत्नी उस औरत से 19 साल पहले? फर्क किस चीज से पड़ा? खामोशी बहुत गहरी थी। मेरी शुरुआत खराब थी। मैं जानता था कि सुबह सुबह का समय था और मैं श्रोताओं से सिर्फ सुनने के बजाय सोचने को कह रहा था। मुझे मालूम था कि शायद मेरी बातें अहंकार भरी और अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी और अखबार वाले दंपति की उम्र की तुलना की थी। तो दोस्तों, बहरहाल मैं इन बैंकर्स के सामने एक बात रखना चाहता था और अब पीछे हटने का समय नहीं था। मैं उन कॉमेडियन जैसा महसूस करने लगता था जिसने अभी अपनी सबसे अच्छा चुटकुला सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद श्रोताओं को हंसी नहीं आई थी। जोर देकर मैंने पूछा, आप में से कितने लोग जल्दी रिटायर होने की योजना बना रहे हैं? एक बार फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। कमरे में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने मंच पर तिल तिल करके मर रहा था। मैं जानता था कि मुझे जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। समूह की ओर देखने पर मुझे नजर आया कि ज्यादातर लोग मुझसे छोटे थे। कुछ लोग मेरे उम्र के थे और वे जवानी में रिटायर होने के बाद से प्रभावित नहीं हुए थे। जल्दी से मैंने कहा, आप में से कितने की उम्र 45 से कम है? अचानक कमरे में जान आ गई।
प्रतिक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे पूरे कमरे में हाथ उठने लगे। मैंने अनुमान लगाया कि समूह के लगभग 60% लोगों ने हाथ उठाया था, जिसका मतलब था कि वे 45 साल के उम्र से कम थे या युवा समूह थे। कम से कम मुझसे तो युवा थे। अपनी रणनीति बदलकर मैंने उस समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, आप में से कितने लोग 50 साल की उम्र से पहले रिटायर होना चाहेंगे और बाकी जिंदगी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहना चाहेंगे? अब हाथ ज्यादा उत्साह से ऊपर उठ रहा था। मैं अब अपनी बात थोड़े बेहतर ढंग से पहुंचा पा रहा था और श्रोताओं को भी जान आने लगी थी। मेरी और मुझसे ज्यादा उम्र के बैंकर कसमसाने लगे जब उन्होंने अपने कई युवा साथियों को हाथ उठाते देखा। दोस्तों, जो इस बात का संकेत था कि वे बैंकिंग उद्योग में बूढ़े नहीं होना चाहते थे। बैंकिंग उद्योग में बूढ़े नहीं होना चाहते थे। मेरी और मुझसे ज्यादा उम्र के लोगों की बेचैनी देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्दी से ही कुछ कहना चाहिए ताकि यह समूह अलग थलग महसूस न करने लगे। जब हाथ नीचे हुए तो मैं मुस्कुरा कर रुक गया। मैंने अपनी और अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखते हुए कहा, मैं इस दुनिया का मॉर्गेज बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैं जल्दी रिटायर हो पाया। अपने रियल एस्टेट ब्रोकर के कारण नहीं, अपने स्टॉक ब्रोकर के कारण नहीं, अपने वित्तीय योजनाकार के कारण नहीं और अपने अकाउंटेंट के कारण भी नहीं, बल्कि आप लोगों के कारण, दुनिया के मॉर्गेज बैंकर्स के कारण मैं अपनी एफडी से लगभग 20 साल पहले रिटायर होने में कामयाब हो गया। श्रोताओं पर नजर डालते ही मैं समझ गया कि कुछ बेचैनी काफूर हो रही है और मैं अब अपनी बात आगे बढ़ा सकता हूं। उनके उद्योग की प्रशंसा में मदद मिली थी। मैंने अनुमान लगाया कि अब मैं 80% श्रोताओं का ध्यान खींच चुका था। आगे बढ़ते हुए मैंने वही सवाल दोहराया। मैंने जब पहले पूछा था तो ऐसा कैसे हुआ कि मैं अखबार वाले दंपति से जल्दी रिटायर हो पाया और मॉर्गेज बैंकर्स यानी आपने मुझे जल्दी रिटायर होने में मदद कैसे की? एक बार फिर खामोशी छा गई। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने मेरी मदद कैसे की। हालांकि अब भी वही खामोशी थी, लेकिन कम से कम अब वे पहले से थोड़े ज़्यादा जागृत लग रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा जिसका जवाब देने में वे झिझक रहे थे। इसलिए मैंने अपनी बातें आगे बढ़ाई। अपने फ्लीट चार्ट्स को मोड़कर मैंने उस पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, कर्ज बनाम इक्विटी। तो दोस्तों, देखते हैं कि कर्ज क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। श्रोताओं की तरफ मुंह करके मैंने कर्ज शब्द की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जल्दी रिटायर इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने रिटायरमेंट की योजना के लिए कर्ज का प्रयोग किया था और अखबार वाले दंपति ने जो 40K में थे अपने रिटायरमेंट की योजना के लिए इक्विटी का प्रयोग किया था। इसलिए उन्हें रिटायर होने में ज़्यादा समय लग गया। मैं एक पल के लिए ठहर गया। मैं चाहता था कि मेरी बात उनके दिमाग में उतर जाए। आखिर एक हाथ उठा और उस व्यक्ति ने पूछा, आप कह रहे हैं कि अखबार वाले आदमी ने रिटायरमेंट या रिटायर होने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया और आपने रिटायर होने के लिए हमारे पैसे का इस्तेमाल किया? सही बात है, मैंने कहा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेकर आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि वह कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा समय लग गया। एक और व्यक्ति ने कहा, आपसे 12 साल ज़्यादा उसमें या इसमें उसे ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि उसने रिटायर होने के लिए अपने पैसे, अपनी खुद की इक्विटी का इस्तेमाल किया। 18 साल का जीवन, 18 years of life। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर बोला, 47 साल की उम्र में रिटायर होने का मतलब यह है कि 65 साल की उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्ति की तुलना में मुझे 18 साल का अतिरिक्त जीवन मिला
और इन 18 सालों का आपके लिए कितना महत्व है। 18 साल की आपकी जवानी, मेरी पत्नी के लिए यह तो 28 साल का अतिरिक्त समय था, जब वो अपनी जवानी का आनंद ले सकती थी। आप में से कितने लोग जल्दी रिटायर होना चाहेंगे ताकि आप अपनी जवानी, ऊर्जा और स्वतंत्रता का आनंद ले सके, वह करने की स्वतंत्रता जो आप अपने पैसों से करना चाहते हैं। पूरे कमरे में हाथ ऊपर उठने लगे। अब लोगों को चेहरा पर ज्यादा मुस्कानें दिखने लगी, लोग जीवंत होने लगे थे। बहरहाल जैसी उम्मीदें थी। कुछ लोग अभी भी अपने सीने पर हाथ बांधे बैठे थे और अपने घुटनों पर दूसरा पैर रखे हुए थे। मेरी बातों ने इन लोगों को खास पसंद या खास इंप्रेस नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वे संदेहवादी और दोषदर्शी व्यक्ति थे, और दोषदर्शी व्यक्ति वैसे भी अपना नजरिया नहीं बदलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रही थी। कम से कम कुछ लोगों को एक बहुत बुरी शुरुआत से बचा रहा था, और समूह के कुछ लोग मेरे पाले में आ रहे थे। सामने वाली कतार में एक युवक ने अपना हाथ उठाकर पूछा कि आप थोड़ी ज्यादा स्पष्टता से बताएंगे कि आप कर्ज का इस्तेमाल करके जल्दी रिटायर कैसे हुए, और उसने किस तरह इक्विटी का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से आगे समझाने का अवसर मिलने पर मैंने खुश होकर कहा, अखबार उठाकर मैंने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर हम रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मान लें तो यह व्यक्ति निर्धारित समय से 6 साल पहले रिटायर हुआ। इसकी वजह यह थी कि शेयर बाजार में अच्छा उछाल आया था। इस व्यक्ति का प्रदर्शन इसलिए अच्छा रहा क्योंकि उसने बाजार में अपना खुद का पैसा निवेश किया था। अब जरा सोचिए, थिंक अबाउट इट। अगर उसने आपके बैंक से लोन लेकर आपका पैसा शेयर बाजार में लगाया होता तो उसका प्रदर्शन कितना बेहतर हो सकता था। श्रोताओं में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने अभी अभी जो कह रहा था उससे कई श्रोता विचलित हो गए। युवक के चेहरे पर अब थोड़ी उलझन का भाव था और उसने कहा, लेकिन हम शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उसे उधार नहीं देंगे। क्यों, मैंने पूछा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, उसने कहा। सहमति में सिर हिलाकर मैंने कहा, और चूंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए इस व्यक्ति को अपने खुद के पैसे, अपनी इक्विटी का इस्तेमाल, अपनी इक्विटी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसका रिटायरमेंट प्लान यानी 401 के अच्छा चला, और उसके खुद के चुने हुए शेयर, उसका प्रदर्शन इसलिए अच्छा रहा क्योंकि शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा था। शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा इसलिए था क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस समय उसी की तरह काम कर रहे थे, इसलिए वह जल्दी रिटायर हो गया। लेकिन उसे ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि वह निवेश के लिए मूलतः अपने पैसे यानी इक्विटी का इस्तेमाल कर रहा था। रोचक बात यह है कि उसने उस जगह निवेश किया जहां निवेश करने के लिए आपका उद्योग आमतौर पर जोखिम के कारण उधार नहीं देता है। आप लोग शेयर बाजार में दांव खेलने के लिए लोगों को पैसे उधार नहीं देते हैं ना, रॉबर्ट जी ने पूछा, और कमरे में बैठे ज्यादातर लोगों ने इनकार में सिर हिला दिया। एक और व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी? मैंने कहा, देखिए, वह सही उम्र में सही जगह पर और बाजार में सही चक्र में था। जब यह रुझान बदलेगा तो वह सोचेगा कि काश वह इतनी जल्दी रिटायर नहीं हुआ होता। एक और प्रतिभागी ने पूछा, और आपने हमारे पैसे का निवेश कहाँ किया? रियल एस्टेट में। मैंने कहा, आप और किस चीज़ के लिए पैसे उधार देते हैं? आप मॉर्गेज बैंकर हैं ना, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है ना। युवक ने अपना सिर हिलाया और बोला, हम मॉर्गेज बैंकर हैं, इसलिए हम रियल एस्टेट के लिए पैसा उधार देते हैं। हम शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए उधार नहीं देते हैं। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में शेयर बाजार में रियल एस्टेट से ज्यादा फायदा नहीं हुआ? कई कतार पीछे बैठी एक युवती ने पूछा। मैंने जितने भी रियल एस्टेट निवेश देखे हैं उनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो मेरे 401 के प्लान ने किया है। हो सकता है कि यह सच हो, मैंने जवाब दिया, लेकिन आपको 40K
प्लान का मूल्य बाजार के उछाल के कारण बढ़ा है, कैपिटल गेंस के कारण बढ़ा है। क्या आपकी योजना बाजार के उछाल या संभावित कैपिटल गेंस में निवेश करने का है? यह योजना तो नहीं है, युवती ने कहा। मैं भी इस योजना पर नहीं चलता हूं, मैंने कहा। मैं सिर्फ कैपिटल गेंस के लिए निवेश नहीं करता हूं, मेरी प्रॉपर्टी का मूल्य बढ़े बिना भी मैं उसे पैसे बना सकता हूं। हालांकि मेरी कई प्रॉपर्टीज का मूल्य इस दौरान काफ़ी बढ़ गया है और किसी का मूल्य कम नहीं हुआ है, जबकि कई शेयरों और म्यूचुअल फंड्स का मूल्य कम हो चुका है। उस युवती ने कहा, अगर आप कैपिटल गेंस के लिए निवेश नहीं करते हैं तो फिर किस चीज़ के लिए करते हैं? मैं कैश फ्लो के लिए निवेश करता हूँ, मैंने धीरे से कहा। आपका 40K प्लान हर महीने खर्च करने के लिए आपको कितना कैश फ्लो देता है? कुछ नहीं, उसने कहा। मेरी रिटायरमेंट योजना का लक्ष्य यह है कि कैपिटल गेंस पर टैक्स न लगे, ताकि मेरा सारा पैसा रिटायरमेंट अकाउंट में ही रहे। योजना हर महीने कैश फ्लो के लिए नहीं बनाई गई है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे और शुरू करेंगे। मैंने पूछा, अभी देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, मैंने पूछा से, और आज मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर प्रदान कीजिए। इसे लाइक नहीं किए हैं तो कीजिए, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों से भी बात कीजिए। रिटायर यंग रिटायर रिच पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, आपका नज़रिया बदलेगा, आपका काम करने का जो स्टाइल है वो बदलेगा और आपको अपने पैशन, अपने हॉबी और अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों के माध्यम से। कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो बुक आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है।